आखिरकार ईरान और इजराइल में युद्ध भड़क ही उठा। उसका मूल कारण ये था कि ईरान के द्वारा एटॉमिक एनर्जी पाने की महत्वाकांक्षा थी और इसी महत्वाकांक्षा से इजराइल जलता था। उसे अपनी सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा से खतरा महसूस होता था और ये सही भी था। और ईरान सदैव खुलकर कहता था उसका शत्रु नंबर 1 इजराइल है और जब उसने एटमी पावर प्राप्त की तो सबसे पहले इजराइल पर हमला करके उसे नष्ट करेगा। तो ये अमेरिका और इजराइल का ये दायित्व बनता है कि ईरान किसी भी सूरत में एटमिक एनर्जी प्राप्त ना कर सके। लेकिन पीछे से रूस ने सन 2000 के आसपास ईरान को एटॉमिक एनर्जी देने के लिए सहायता की थी और चीन भी चोरी छुपे इसकी सहायता करता रहा है। ईरान जो कि शिया बहुल देश है और इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता, उसको रौंद देना चाहता है। उसका मानना है कि फिलिस्तीन को निकालकर, उसको मिटाकर इजराइल ने अपने देश की स्थापना की थी और उसका दायित्व बनता है कि वो एक मुस्लिम कंट्री को जब इजराइल ने नष्ट किया, यहूदी ने नष्ट किया है, तो वो भी उस यहूदी देश को नष्ट कर दे। और यही संघर्ष लगभग 1979 से लेकर आज के परिणाम स्वरूप चल रहा है। 1979 से पहले ईरान पर पहलवी राजाओं का शासन हुआ करता था जो कि खुली हवा थी। ईरान के जनता खुली हवा में सांस लेते थे, वहाँ पे खुलापन था। अमेरिका की एम्बेसी हुआ करती थी, इजराइल की एम्बेसी हुआ करती थी। इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा देश ईरान ही हुआ करता था और अमेरिका जेट्स और कई खाद्य पदार्थ ईरान को दिया करता था और ईरान की सोसाइटी को उसने बड़ा डेवलप कर रखा था, मॉडर्न कर रखा था। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने एकदम उलट कर रख दिया। ईरान के खुमैनी ने इजराइल को नंबर 1 दुश्मन मानकर उसकी एम्बेसी को फिलिस्तीन की एम्बेसी मान लिया और उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और दुश्मन के रूप में इस्तेमाल करने लगा। चूंकि इजराइल का जलवा पूरी दुनिया देख चुकी है, उससे सीधे सामना करने के लिए किसी भी अरब जगत के देश के लिए इतनी ताकत नहीं है। तो ईरान ने दूसरा रास्ता चुना, अपने अलग अलग आतंकवादी संगठनों को मिलाकर रिवोल्यूशनरी गार्ड की स्थापना की और यमन में हेती और फिलिस्तीन में हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड और सीरिया में कई आतंकवादी लोगों को और हिजबुल्ला जो कि एकदम इजराइल के करीब है, इन लोगों को आतंकवादी सहायता दिया करता था, हथियार की सहायता दिया करता था, जिससे इजराइल हमेशा परेशान रहे, हैरान रहे और उसको किसी न किसी प्रकार से छोड़ दिया करता था। लेकिन इजराइल भी स्टील का बना हुआ है, वो किसी से दबता नहीं था। गोलान हाइट की 1967 की लड़ाई के बाद उसने बता दिया कि वो 3 देशों से एक साथ मुकाबला कर सकता है। अभी जो हालिया हमास की आतंकवादी घटना हुई, इसमें 1500 यहूदी लोगों को मारा गया, किडनैप किया गया। उसके बाद में जो इजराइल की प्रतिक्रिया बड़ी कठोर और सख्त रही, उसके एवज में हमास को नष्ट करते करते कम से कम 55,000 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने मार डाला है। हिजबुल्ला की कमर तोड़ दी है, यमन में हेती की कमर तोड़ दी है और अब सीधा सामना तो ईरान से होना ही था। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला कि ईरान अपना परमाणु महत्वाकांक्षा खत्म कर दे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और जब डेडलाइन दी गई अमेरिका के द्वारा, उस डेडलाइन के ख़त्म होते ही इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडरों को मिट्टी में मिला दिया, जान से मार दिया मिसाइलों के हमले के द्वारा और 200 हवाई जहाज़ों के द्वारा, युद्धक विमानों के द्वारा 150 टारगेट पूरे किए और लगभग ईरान की वैसी हालत कर दी जैसे अभी पहलगांव
हत्याकांड के बाद भारत ने पाकिस्तान की हालत की है, लेकिन जवाबी कार्रवाई ईरान ने भी की है, जिसके कारण हाइफा शहर जो कि गैस का गोदाम था और पोर्ट था, उसको आईडीएफ के रक्षा डिफेंस ऑफिस को नष्ट कर दिया। आयरन डोम जो कि एक इजराइल का घमंड हुआ करता था, उस आयरन डोम को भी भेद दिया ईरान ने। लेकिन उसकी जवाबी प्रतिक्रिया इजराइल की इतनी तगड़ी और हुई, उसने इस खुमनेई के पीछे पड़ गया है कि किसी प्रकार खुमनेई को मार डाला जाए। कुछ समय पश्चात आपको याद होगा कि एक कुर्दिश लड़की जिसने हिजाब ढंग से नहीं पहना था, तो एक सोशल पुलिस कर्मी ने उसको हिजाब ढंग से पहनने का कहा और उसको गिरफ्तार कर लिया और उसकी टॉर्चर में मृत्यु हो गई। उसके बाद में ईरान के समाज में हिजाब और पर्दे के खिलाफ एक आंदोलन सा छिड़ गया। इस आंदोलन छिड़ने के बाद जिस शक्ति से ईरान के प्रशासन ने औरतों, महिलाओं, उनको साथ देने वालों को जिस निर्ममता के साथ दबाया है, उससे ईरान में असंतुष्टों का माहौल है और उसी को अमेरिका और इजराइल भुनाना चाहते हैं। वो आम जनता से कहते हैं कि आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये ईरान की सरकार है जो जनता की भलाई कर सकती है, लेकिन इसने आतंकवाद का सहारा लेकर खून खराबा करने के लिए इसने ठान रखी है। और वहीं सऊदी अरब जो कि सुन्नी मुस्लिम देश है, अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका ने उसको अपने हाथ में लिया। ओमान हुआ, दुबई हुआ, यूएई हुआ, जॉर्डन हुआ, ये सभी अमेरिका के मित्र हैं। तो ईरान का साथ देने में किसी की हिम्मत नहीं है, और जो हिम्मत दे रहा है उनको भी पिटाई हो रही है। तुर्की की जो खलीफा बनता फिरता है इस्लामी जगत का, उस खलीफे के भी है जो हिम्मत नहीं हो रही है उसके इजराइल से भिड़ने की। ये युद्ध कितना लंबा चलता है ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बात तो सही है कि अगर युद्ध विराम हो भी जाता है अमेरिका के दबाव में, तो यहाँ पर शासन का परिवर्तन होना अवश्यम भावी है। ईरान में अगर शासन का परिवर्तन होता है तो यहाँ पे शांति हो सकती, नहीं तो इन खाड़ी देशों में, अरब देशों में शांति होना बहुत मुश्किल है। ये युद्ध आगे रुकेगा, भड़कता रहेगा, रुकेगा, भड़कता रहेगा, और इंसानी जानों की कीमतें रेत के बराबर हो जाएगी। और ईरान को चाहिए वो अपनी महत्वाकांक्षा त्याग दे। अगर वो नहीं त्यागेगा तो इसके दुष्परिणाम ईरान को भोगने पड़ेंगे। जिस प्रकार महिलाओं के आंदोलन के दौरान महिलाओं ने कहा था कि उनके पुरखे पारसी हैं, मुस्लिम नहीं हैं, और ईरान का कानून है कि जो अपना धर्म इस्लाम छोड़ता है उसको मौत की सज़ा दी जाती है। और अगर ये सत्ता परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर ईरान में पुनर्जागरण होगा और पारसी धर्म के अनुयायी वापस उठ खड़े होंगे, जो आज न्यूनतम की संख्या में खत्म होने की कगार पर है। हम आशा करते हैं कि ये युद्ध समाप्त हो जाए और ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, कट्टरपंथियों का शासन का अंत हो जाए और खाड़ी में शांति हो, और युद्ध का बादल जो मंडरा रहे हैं खत्म हो जाए, और व्यापार हो, चैन हो, अमन हो। जय हिंद।